हेलो प्यारे दोस्तों एवं सज्जन मित्रों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी में बताएंगे, संक्षिप्त में बताएंगे और शॉर्ट में बताएंगे, जो आपको हल्के से ऊपरी तौर पर बताएंगे। डिटेल में आप हमारे चैनल पर जाकर के वन बाय वन एक एक पार्ट्स देख सकते हो। हम आपको साथ में बताने जा रहे हैं। तो भारत के संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास क्या है, भारत का संविधान कैसे विकसित हुआ है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। मतलब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, उसको कंट्रोलिंग के लिए संविधान बनाया गया था और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। तो स्टार्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी और तभी से तो इसकी कुछ विशेषताएं थी ऐतिहासिक। तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। जो पहले जो गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। मतलब जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, और दूसरे जो प्रेसिडेंसी को इनके कंट्रोल में रखा गया कलकत्ता के। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। सबसे बड़ा जो कदम उठाया था, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया था। पहला कदम यह था, संविधान के तहत कंट्रोलिंग किया गया। फिर बढ़ते हैं आगे। एक्ट और सेटलमेंट 1781 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हो गया था। फिर बाद में फिर बढ़ते आगे इसी के संदर्भ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें जो बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। और इसी के संदर्भ में आगे चलते हैं। 1793 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है इस प्रकार, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया था। और इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त हो गया। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया था। फिर 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम की जो विशेषताएं थी, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 सदस्य कंपनी के निर्देशक मंडल द्वारा बनाए गए थे। ये इनका ऐतिहासिक। फिर 1861 के अंदर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। काफ़ी सारी हिस्ट्री है इनके पास, हम आपको संक्षिप्त में मोटे तौर पर बताएंगे।
फिर 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी और इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। ये विशेष तौर से मोटे तौर पर जो इतिहास था, काफी सारे ऐतिहासिक बिंदु और भी हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के परिवर्तित होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। सिलहट जिले ने विशेष तौर से ध्यान रखने की बात है, 1947 के परिवर्तित होने से पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था सिलहट जिले ने। ये इनकी विशेषताएं और इनका इतिहास रहा है भारत का। और इसके बाद में चलते हैं आगे। भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा की क्या क्या प्रारूप है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो, इनके उद्देश्य प्रस्तावना क्या क्या है और सारांश के रूप में हम बताएंगे इनका उपसंहार करके। तो बढ़ते हैं आगे। भारतीय विधानसभा। इसके अंदर भारतीय विधानसभा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, संविधान सभा की महिला सदस्य, कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1940 और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था 1947 का जो पहला मंत्रिमंडल था, ध्यान की जो बात है। बढ़ते आगे इसी क्रम में। जो पहला मंत्रिमंडल में कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध विभाग। फिर बढ़ते आगे। इसमें जो पहले पद पर, दूसरे पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना और प्रसारण और राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग। मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा विभाग। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे तथा परिवहन। डॉक्टर BR अम्बेडकर, विधि विभाग। जगजीवन राम, श्रम विभाग। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा विभाग। राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य विभाग। CH बाबा, वाणिज्य विभाग। रफी अहमद किदवई, संचार विभाग। RK मुगम सेट्टे, वित्त विभाग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। VN गडगिल, कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग। ये जो पहला मंत्रिमंडल था 1947 का, उनमें जो प्रमुख मंत्रियों के जो पद थे वो है लिस्टेड। तो बढ़ते आगे इसी क्रम में भारत के संविधान से संबंधित। अब बढ़ते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। भारतीय संविधान का प्रस्तावना क्या क्या है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रस्तावना। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। उसके बारे में बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसे तो हम आपके आभारी रहेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना, यानी कि अर्थात भारतीय संविधान बनने का मुख्य उद्देश्य और प्रस्तावना क्या है उसके बारे में हम आपको संक्षेप में बताएंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य, हम भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाना भारतीय संविधान का उद्देश्य रहा है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता ये भी प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये भारतीय संविधान का प्रमुख उद्देश्य
रहा है। और बढ़ते आगे इसी क्रम में दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च सुधी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान की अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं, यानी कि विक्रम संवत के अनुसार मिति मार्च शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 में भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब बढ़ते हैं आगे प्रस्तावना की मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इन डेफिनेट। और बढ़ते हैं आगे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हम इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरूबाड़ीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका में उसमें संशोधन कर सकती है, यानी कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारत में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। स्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण होता है, यानी कि संविधान में संशोधन करना तो सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होगा। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। काम करूँ काम भारतीय संविधान की प्रस्तावना। बढ़ते आगे इसी क्रम में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान में सहायता ली गई है। तो भारत के संविधान में कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु किस देश से लिए गए हैं उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और बढ़ते आगे इसी क्रम में
अब संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया, अब बढ़ते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ये जो है ब्रिटेन की संसद से ली गई है। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में आयरलैंड नीति। आयरलैंड नीति के बाद आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये लिया गया है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ब्रिटेन से संसदीय कार्य प्रणाली, और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया उसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। फिर इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये लिया गया है कनाडा से। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। फिर बढ़ते हैं रूस। आगे इसी क्रम में रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। रूस से जो हमारा भारत का घनिष्ठ मित्र देश है, उससे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संबंधित बिंदु लिए गए हैं। फिर बढ़ते हैं जापान। जापान विधि द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया, ये लिया गया है श्रीमान जापान से। विशेष नोट बता देते हैं आपको, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभावी भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्द से ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद हैं और उनमें से 1935 के अधिनियम के तहत शब्द से किए गए हैं इनको। फिर बढ़ते आएंगे इसी क्रम में भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ कौन कौन सी है, कौन सी अनुसूची में क्या संदर्भित है और किससे संबंधित है, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं और कब कब कौन कौन सा संशोधन अनुसूची में कौन कौन से बिंदु सम्मिलित किए गए हैं, तो बता देते हैं हम आपको। प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक, इसमें भारतीय संघ के घटक समस्त राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। 69वें संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दर्जा दिया गया था है। और द्वितीय अनुसूची में आते हैं, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। प्रशासनिक पूरी प्रणाली, भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति
राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपसभापति, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। अब बढ़ते आगे तृतीय अनुसूची। इसमें विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तृतीय अनुसूची में। फिर बढ़ते आगे चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची। फिर बढ़ते आगे इसी क्रम में आगे चौथी अनुसूची। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। संक्षिप्त में बता रहे हैं हम, डिटेल में नहीं बता पाएंगे। पांचवी अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और छठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। यह है छठी अनुसूची। फिर बढ़ते हैं आगे सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों तथा शुल्क एवं कर लगान के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत तीन अनुसूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो सातवीं अनुसूची है उसमें केंद्र एवं राज्य के जो बीच की जो शक्तियां उनके बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसमें भी तीन पार्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है संविधान के लागू होने के समय। इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्र हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। अब बढ़ते हैं समवर्ती सूची। श्रीमान समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत विषय पर केंद्र राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके बारे में जो जानकारी है वो उसी से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आगे आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची। इसमें भारत की 12 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 में 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, 2003 92वां संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यानी कि कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषाओं को और ऐड किया गया है संशोधन के तहत। फिर बढ़ते हैं आगे 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा समाप्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब बढ़ते हैं आगे 10वीं अनुसूची में। यह संविधान में 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। दल बदल अगर होता है तो उसके प्रावधान जो है 52 संशोधन अनुसूची 10 में। 11वीं अनुसूची। ये अनुसूची संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1993 में। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रधान पंचायती
राज्य संस्थाएं जो है वो 29 विषय पर काम कर सकती है। अब बढ़ते हैं 12वीं अनुसूची। ये अनुसूची संविधान में 74वें संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं और अलग अलग अनुसूची में अलग अलग संशोधन के तहत बिंदुवार जोड़े गए हैं। फिर बढ़ते हैं आगे मेरे दोस्तों सज्जन मित्रों। इसी क्रम के अंदर संविधान से संबंधित अनुसूचियों के बाद में चलते हैं अपन देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे हुआ उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त में बताने जा रहे हैं। देशी रियासतें और भारत विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ये कौन था? भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का काम था ये मिलाने का काम। संघ और राज्य क्षेत्र, उसके बारे में हम बता देते हैं आपको संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं कि विलय के बाद में जो रियासतें। अब बढ़ते हैं आगे। संघ और उसका संविधान, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके प्रमुख राज्य क्षेत्र कौन कौन से उसके संदर्भ में 12 राज्यों का संघ है, जिसमें संप्रति 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। अनुच्छेद 2 भारत की संसद की विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अनुच्छेद 3 नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती हैं। ये उनके राज्य और क्षेत्र। अब बढ़ते हैं आगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन अगर होता है तो उसमें क्या बिंदु हैं उसके बारे में संविधान की तरफ देखते हैं। राज्यों का पुनर्गठन उसके संदर्भ में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्ति की नियुक्ति की है। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। लेकिन एकमात्र जो राज्य हैं भाषा के आधार पर बनाया गया है वो है आंध्र प्रदेश। दर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति के अनुसार जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की इस समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्य का बनना ठीक नहीं है। नेहरू, पटेल और सीतारामैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों में पोटी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलु की मृत्यु हो गई। भारत में गठित क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय कौन कौन है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद
नई दिल्ली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई। और बढ़ते आगे इसी क्रम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पंजाब हरियाणा हिमाचल राजस्थान जम्मू कश्मीर राज्य तथा चंडीगढ़ एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश उत्तराखंड एवं छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड असम सिक्किम मणिपुर त्रिपुरा मेघालय नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश मिजोरम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद गुजरात महाराष्ट्र गोवा दमन दीव दादर नगर हवेली एवं राज्य क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश तेलंगाना केरल कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य एवं पांडिचेरी राज्य। अब कौन से राज्य का गठन कब हुआ था उसके संदर्भ में आपको बता देते हैं। कौन से राज्य का गठन कब। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में बना था। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बना था। गुजरात 1 मई 1960 को बना था। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में बना था। फिर बढ़ते आएंगे इसी क्रम में प्यारे दोस्तों और सज्जन मित्रों लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मेघालय 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम 26 अप्रैल 1975 को। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। गोवा 25वां राज्य 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 26वां जो बना था 1 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 28वां जो बना था 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना जो बना था 2 जून 2014 को। ये जो राज्य हैं 29 राज्य टोटल और कब कब कैसे कैसे बने थे इनके संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। पार्टीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बढ़ते हैं आगे इस क्रम में प्रमुख भाग कौन कौन से। पहला भाग संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। कुल 395 अनुच्छेद हैं। सॉरी 392। तो भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद जो 1 से 4 है वो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4। फिर भाग 2 में आते हैं नागरिकता जो नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद 5 से 11 के अनुच्छेद में है नागरिकता के बारे में। फिर बढ़ते हैं आगे भाग 3। भाग 3 मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 वो है मौलिक अधिकार। फिर बढ़ते आगे भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। फिर इसी क्रम में बढ़ते आगे भाग 4 के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के। फिर भाग 5 में संघ अनुच्छेद 52 से 151। फिर बढ़ते आगे इसी क्रम में भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237। फिर इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खंड के राज्य अनुच्छेद 238 निरस्त कर दिया गया था। और बढ़ते आगे इसमें भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 249। फिर बढ़ते आगे भाग 9 पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 के श्रेणी तक। फिर इसी क्रम में बढ़ते आगे भाग 9 के नगर पालिकाएं अनुच्छेद 243 से 243 ये और 6 तक। फिर इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे भाग 9 है सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 ये जैसे थे न तक। और भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 का। फिर इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे
इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 के भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 से 300 तक। फिर बढ़ते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के बेहतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 के अधिकरण अनुच्छेद 323 से 323 ख से ख। भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 329। फिर बढ़ते इसी क्रम में भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 के संदर्भ में बढ़ते हैं आगे। भाग 18 आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360। फिर इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। भाग 19 प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। टोटल भाग 22 है और इनके अनुच्छेद 392। ये संविधान के प्रमुख भाग हैं और इनके अलग अलग भाग में अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। भारतीय अनुच्छेद के बाद में भारतीय नागरिकता के बारे के संबंध में हम बताएंगे। संक्षिप्त में चलेंगे और बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे दोस्तों सज्जन मित्रों, आपके प्यार के हम बहुत ही भूखे हैं, सिर्फ कमेंट बॉक्स तक के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। इसी क्रम में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं संक्षिप्त में। प्रमुख जो मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और मौलिक अधिकारों में संशोधन। ये जो प्रमुख अधिकार है उनके बारे में हमने आपको बताया है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों, हमने ये जो लुक बना रखा है, सर पर साफा, ये हमारी राजस्थान की शान है, इसलिए हमने बांध रखा है। दूसरा फायदा इसका यह है कि बाइक चलाते वक्त हमारे को हेलमेट नहीं लगाना पड़े, इसलिए हम यूज करते हैं साफा। और साफा राजस्थान की शान पहले है, इसलिए हमने साफा जो लुक दिया है। कृपया कमेंट से लाइक अवश्य करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्रदान प्राप्त नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से, उनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अनुच्छेद 39 का सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 का धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। और बढ़ते आगे इसी क्रम में अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी इसी में है।
अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। और इसी के क्रम में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता भी जरूरी है। और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, कृषि का एवं पशुपालन का संगठन, इससे संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें, और हिंदी को प्रोत्साहन देना, ये प्रमुख कार्य हैं इसके अंदर। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनके बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। यह समाज की भलाई के लिए है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। इसी के क्रम में बढ़ेंगे आगे मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह व्यक्ति के अधिकारों के लिए है। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है। यह सरकार के महत्व को घटाता है। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक दोनों का जो अंतर है उसके बारे में हमने बताया आपको। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। भारत का जो संविधान है, मौलिक कर्तव्य हो गए और संघीय कार्यपालिका के तहत चलते हैं। संघीय कार्यपालिका जो प्रमुख तत्व है संविधान का, और इसी के संदर्भ में हम आपको बताएंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय ढांचा कैसे रहेगा भारत सरकार का, उसी के संदर्भ में हम बढ़ते हैं आगे संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है अतः राष्ट्रपति नाममात्र कार्यपालिका है, नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। यह संघीय कार्यपालिका है। अब बढ़ते हैं आगे कार्यपालिका के संदर्भ में। आगे राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, मतलब कानूनन संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में राष्ट्रपति पद की योग्यता। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह, अब राष्ट्रपति बनने के संबंध में जो योग्यता है उसके बारे में संक्षिप्त जिक्र। सबसे पहले भारत का नागरिक हो। दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नोट, यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो यह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54, इसमें राज्य सभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडिचेरी की विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्ताव तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। फिर बढ़ेंगे इसी क्रम में आगे। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय
मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्य धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संसद और स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति के अधिकार कर्तव्य। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य शक्तियाँ। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न नियुक्ति कर सकता है। भारत का प्रधानमंत्री भारत की प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल परिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य, अन्य सदस्यों, संघीय सदस्यों के मुख्य आयुक्तों, वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजपूतों तथा अन्य राजनयिकों, काफ़ी सारे और भी हैं, इनको राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। तो प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये भारतीय संविधान का प्रारूपण है। और इसी क्रम में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल इस प्रकार है। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद।